अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने आगे स्टडी करना है वो होगा इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है आज इंटरनल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके वर्ड्स पर ही गौर करें ना तो आपको समझ आएगा कि इंटरनल का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, अंदरूनी। तो ये हो गया हमारे पास अंदरूनी, और एनर्जी का मतलब एनर्जी। मीन के इंटरनल एनर्जी से मुराद ये है कि अंदरूनी एनर्जी। अंदरूनी एनर्जी से मुराद ये है ना कि हमारे पास ये एक सिस्टम एक है, यानी ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, गैस को फिल किया हुआ है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे फिल किए हुए हैं। अब होगा ये ना कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, इस मॉलिक्यूल को इंसर्ट किया हुआ है। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी, इनकी जो टोटल एनर्जी होगी, उस टोटल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। देखिए ना, एक अगर इस पूरे सिस्टम की बाहर से मैं एनर्जी देखूं तो वो तो एक्सटर्नल एनर्जी है, लेकिन नहीं, इस सिस्टम के अंदर की एनर्जी, यानी उन अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि यही हमारे पास होती है बच्चा, इंटरनल एनर्जी। और इसको हम डिनोट करते हैं यू से, यानी इसका सिंबल होता है यू। अब ये जो यू है तो टोटल एनर्जी होगी। अब मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितनी तरह की एनर्जीज होती हैं, दो तरह की। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास दो एनर्जीज होंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक हो क्या? तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का। अब काइनेटिक एनर्जीज कहाँ से आती हैं इस सिस्टम में? तो इस सिस्टम के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जब ये जो मॉलिक्यूल को आप टेम्परेचर देते हैं तो इसकी वजह से ये रिमूव करते हैं। तो इसकी मोशन, ये जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं ना, उनकी मोशन की वजह से जो उनके पास एनर्जी आती है वो क्या होती है, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ये होगी कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ना बच्चा, इन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, आइटम है, और ये ऑक्सीजन का। तो जब ये वाटर फॉर्म करते हैं या वाटर का वेपर बनाते हैं तो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की फोर्स से जुड़े होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ था। तो इनके जोड़ने की वजह से इनके अंदर जो एनर्जी आएगी ना, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन मॉलिक्यूल के पास दो एनर्जीज हुई, एक मोशन की वजह से, और एक क्या हुआ बच्चा, इनके पास हुई जो इनकी दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसकी वजह से जो एनर्जी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी। अब मसला ये है कि बच्चा, हम यहाँ पे जिस सिस्टम को स्टडी करेंगे ना, तो वो सिस्टम होगा आइडियल गैस का। तो आइडियल गैस में ये होता है कि बच्चा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है कि जिसके लिए हमने एक कंडीशन रखी होती है कि इन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होगी। तो अब देखें, ये एक गैस थी, इन गैस के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर है, इनकी डेंसिटी कम है। तो अब ये जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मौजूद नहीं होगी, तो फिर इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी मौजूद है नहीं होगी। तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, U इज इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब ये फार्मूला रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, और ये किसके लिए है, आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब आइडियल गैसेस को ही हमने यहाँ पे आगे स्टडी करना है, तो इसलिए हमने इसी फार्मूले को लेकर आगे चलना है, क्योंकि आइडियल गैसेस को स्टडी करना थोड़ा इजी होता है। तो रियल गैसेस को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम पहले आइडियल गैस मॉडल ले लेते हैं। तो जब हम इसको समझ लेंगे तो फिर हम रियल गैसेस की तरफ भी प्रोसीड करेंगे। तो अच्छा, अब ये जो हम अगर इंटरनल एनर्जी का फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है कि हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर फाइंड आउट कर लें तो वही तो फार्मूला किसका होगा, इंटरनल एनर्जी का। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, यहाँ पे ये जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना यहाँ पे, तो उन सब की एनर्जीज को लूँगा और फिर उसको क्या कर लूँगा, प्लस करके जितने भी वो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और उसका सिंबल ये होता है इस तरह का। तो इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, वो क्या होगा, 1/2 mv का स्केयर, और ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई है। लेकिन मसला ये है कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पे ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो बच्चा बहुत बड़ी तादाद में होते हैं।
तो इनकी जो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ए से एक ही मॉलिक्यूल की करके निकालना और फिर उनको ऐड करना, ये थोड़ा सा टार्डियस वर्क है, मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस फार्मूले को, इसका मतलब यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसकी तरफ हम तवज्जो करेंगे, और वो फार्मूला होता है इसी काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है 3/2 kT। तो ये देखें कि ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया 3/2 kT। अब 3/2 तो कांस्टेंट है बच्चा, के जो होता है ना बच्चा, इसको हम कहते हैं ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये मतलब इसकी वैल्यू भी हम अभी डिड्यूस करेंगे इससे अगले लेक्चर में, लेकिन क्या है कि अभी हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, और फिर हमारे पास एक चीज़ है टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर मीन के ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। अब सिर्फ आप मुझे टेम्परेचर दें तो मैं उस आपको क्या दे सकता हूँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी देने का मतलब ये है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी। तो इनडायरेक्टली ये किसका फार्मूला हो गया, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हो गया। और ये बताता है, ये फार्मूला ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ना, यही बता रहा है ना कि ये फार्मूला हमें, इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से करके भी लिख सकता हूँ कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये किसकी इक्वल आ गई है, 3/2 kT के। अब ये तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट अटता है तो किसका साइन आता है बच्चा, प्रोपोर्शनलिटी का। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे साइन आ गया प्रोपोर्शनलिटी का, और ये टेम्परेचर। ये इक्वेशन बताती है कि जो ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होती है, साथ साथ ही इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यही देखिए कि हमने देखना था कि यहाँ पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी साथ साथ क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यानी कि ये जो सिस्टम था इसके अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ ये जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है यानी वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। पहले आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे, लेकिन जो ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, इसको आग पे रखना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनकी जो मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो ये इस इक्वेशन का अब हमारे पास से मतलब है। अब यही हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, यही हमारे पास इंटरनल एनर्जी का भी यही फार्मूला है, क्योंकि इंटरनल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज ये आइडियल गैस में दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इसका फार्मूला भी क्या होगा, 3/2 kT। ठीक हो गया। तो ये देखिए कि हमने से पहले काइनेटिक सॉरी इंटरनल एनर्जीज को समझा कि वो होती क्या है, यानी एक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी टोटल एनर्जीज होगी उसको हम कहूँगा इंटरनल एनर्जी, और दूसरा काम था इसका फार्मूला फाइंड आउट करना, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप इंटरनल एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसकी फॉर्मेशन, यानी कि आप इंटरनल एनर्जी को फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपके पास प्रोसेस होगा। तो अव्वल तो ये एनर्जी है तो इसको आप फार्म नहीं कर सकते। हाँ ये है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको सपोज करता हूँ कि कैसे फॉर्म मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, कि आप हीट एनर्जी को ना, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बच्चा, इंटरनल एनर्जीज, जिसका सिंबल क्या हमारे पास है, यू। यानी कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट करेंगे ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा किसमें, इंटरनल एनर्जी में। जैसे लेट अस सपोज कि आपके पास ये सिस्टम था, इस सिस्टम को जब आप हीट अप करते हैं तो हीट अप करने की वजह से ये जो आप इसको हीट दे रहे हैं, लेट अस सपोज चूल्हे की मदद से आप इसको क्या दे रहे हैं, हीट। तो उस हीट की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज। यानी ये मॉलिक्यूल्स क्या होना शुरू कर देंगे, तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये देखें कि बेसिकली आपने इस सारे प्रोसेस में आपने हीट को कन्वर्ट किया है, आपने हीट को किस में कन्वर्ट किया है, इंटरनल एनर्जी में। तो हीट को एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो आपके पास मैकेनिकल वर्क होता है ना बच्चा, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास देखें कि मैकेनिकल वर्क जो होगा वो उसको भी आप इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चा, कि अगर लेट अस सपोज कि आपके पास है ये एक छोटा सा आयरन का एक पीस है, लेट अस सपोज कि ये आयरन का एक क्या है बच्चा, पीस है, और इसको क्या कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक हथौड़ा था और मैं हथौड़ा आके इसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहा हूँ ज़ोर से। तो अब जब ये इसके ऊपर मैं हथौड़े को स्ट्राइक करवाऊंगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये थोड़ा सा हीटअप हो जाता है, लोहे का ये टुकड़ा। तो ये जो हीटअप हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, जब हीटअप होगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। वो कहाँ से आती है इंटरनल एनर्जी? वो बेसिकली जब मैं इसके ऊपर हथौड़ा मार रहा हूँ ना, तो हथौड़ा मारते हुए जो मेरा मैकेनिकल वर्क है वही वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो जो मैकेनिकल वर्क के जरिए इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में? इंटरनल एनर्जी में। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि आप इंटरनल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डूइंग अ मैकेनिकल वर्क ऑन एनी थर्मोडायनामिकल सिस्टम। तो ये इसको ऐसे कर सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप सोच सकते हैं इस बारे में। अब बच्चा हमारे पास इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ना बच्चा, ये इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है। अब स्टेट वेरिएबल बच्चा क्या चीज़ होती है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो इस सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है स्टेट वेरिएबल। अच्छा, अब मैं आपको सपोज करता हूँ कि मेरे पास क्या था कि बच्चा, एक लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक सिस्टम था, इसके अंदर क्या पड़ी हुई थी? एक गैस पड़ी पड़ी हुई थी। और मैंने क्या किया कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर था, लेट अस सपोज कि वो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने क्या किया कि इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, और इसी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, यानी जो गैस थी, मैंने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, क्या किया? 100 डिग्री सेल्सियस कर लिया। ठीक हो गया? अब जब मैं 0 से लेकर 100 इसको लेके गया हूँ ना, तो इसकी सिस्टम मतलब जब ज़ाहिर सी बात है यहाँ से इधर लेके गया हूँ, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से नंबर वन तो क्या होगा कि बच्चा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ये एक्सपेंड होगा ना बच्चा। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से ये इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी? एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, दूसरा टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो इस सिस्टम का प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो अब मैं इसका प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज़ करना शुरू किया हुआ है। तो उसकी इंक्रीज़ करने की वजह से, इसी वजह से ये देखें कि ये जो पिस्टन था पहले यहाँ पे था, जो ही मैंने इसको हिट दिया तो ये थोड़ा सा ए से पिस्टन खुल गया। यानी ये मूवेबल पिस्टन है ना बच्चा, ये लेट अस सपोज आप सोचेंगे ये ए से मूवेबल पिस्टन है, तो ये क्या होगा कि अब ये पिस्टन पहले ये यहाँ पे था, अब ये एक्सपेंड होके बाहर आ गया है। यानी लेट अस सपोज कि पहले ये ए से था, तो अब ये कैसे हो जाएगा? देखें, ये पिस्टन थोड़ा सा यहाँ से उठ के किधर आ गया है? बाहर। क्यों? क्योंकि आप मैंने इसको हीट दी है, तो हीट की वजह से ये यहाँ से कैसे हो गया है? बाहर की तरफ चला गया है। तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ और साथ प्रेशर भी। तो अब इसको मैं अगर ड्रा करूँ ना, तो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक कर्व है, इस कर्व की मदद से मैं इस प्रोसेस को क्या कर रहा हूँ? ड्रा कर रहा हूँ। तो इस कर्व में बचा क्या होगा कि इस तरफ मेरे पास है वॉल्यूम एक्सिस, और इस तरफ मेरे पास क्या है? प्रेशर एक्सिस। तो ये अब मैं क्या करूँ कि इसको ड्रा करूँ, तो लेट अस सपोज जब इसका टेम्परेचर बहुत कम था, कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त इस पॉइंट पे मैं ड्रा कर रहा हूँ कि इस वक्त इसका जो प्रेशर था उसको मैं कहूँगा P1, उस वक्त इसका जो वॉल्यूम था उसको मैं कहूँगा V1, और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर था T1, जिसको मैंने 0 लिया हुआ है, वो ये होगा। लेकिन जो ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो अब ये देखें कि प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो पॉइंट होगा ये ऊपर जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से इधर मैं ऊपर बना रहा हूँ। ऊपर क्यों? ये ऊपर क्यों क्या है? ऊपर की तरफ, क्योंकि हीट करने की वजह से प्रेशर क्या हुआ है? इंक्रीज। और फिर मैं इधर से इस साइड पे भी आया हूँ। क्यों आया हूँ इस साइड पे? ये देखें, ये पॉइंट इधर से, ये पॉइंट पहले इधर इधर था, अब वॉल्यूम इधर आया है। वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इसको, ये मूवेबल पिस्टन था तो ये यहाँ से बाहर की तरफ गया है। अब होगा क्या कि मैं इसको अगर ड्रा करूं, तो लेट अस सपोज कि ये जो कर्व थी, इन दो पॉइंट को मैंने जोड़ा तो ये कर्व ये वाली आ रही थी, इसको मैं कहूँगा C1। ठीक हो गया? यानी ये पाथ ये वाला था, इस पाथ के जरिए ये गया। इस पाथ में नज़र आ रहा है कि शुरू में प्रेशर को मैंने बहुत जल्दी से इंक्रीज़ किया, फिर मैंने प्रेशर को थोड़ा सा स्लो कर लिया। तो आप ये बता ऐसे कह सकते हैं कि शुरू में मैंने जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो वो मैंने क्या किया कि शुरू में बहुत जल्दी से इंक्रीज़ किया। यानी लेट अस सपोज 17 तक में, जब 70 डिग्री तक आया तो मैं बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करके आया, लेकिन फिर मैंने टेम्परेचर को थोड़ा स्लोली इंक्रीज़ किया। अब दूसरा केस ये था कि मैंने क्या किया कि फिर वापस इसको 0 से ही 100 लेके आना है। यानी अभी भी पॉइंट ये भी है और पॉइंट यही है। यानी जो इनिशियल पॉइंट था P1 V1 T1, और जो फाइनल पॉइंट था वो मेरे पास क्या था? P2, फिर क्या होगा? V2 और T2। तो पॉइंट वही है, लेकिन मैंने अभी भी मैंने इसको 0 से 100 ही लेके जाना है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि पहले शुरू में मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके टेम्परेचर को क्या करूँगा? इंक्रीज़ करूँगा। तो जब एंड पे आएगा ना, यानी लेट अस सपोज के पहले 20 डिग्री तक तो मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया, तो ये देखें कि ये कर्व ऐसे आएगी यूँ। यानी कि अभी ये इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ नहीं हुआ, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन जब 20 से आगे मैं एकदम प्रेशर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करूँगा, यानी टेम्परेचर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करूँगा, तो उसकी वजह से ये कर्व एकदम ऊपर जाएगी यूँ। तो अब ये देखें कि ये पाथ ही आ गया है। इस पाथ को नाम दे देता हूँ मैं C2। ठीक हो गया? अब ये जब मैंने ये दो कर्व्स बना ली ना,
तो जो इंटरनल एनर्जी होगी ना, इस जगह पे टेम्परेचर था ज़ीरो। देखें यहाँ पे टेम्परेचर कितना था बच्चा, वो था हमारे पास वो जस्ट हमारे पास टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो इंटरनल एनर्जी है ना, तो अभी मैंने आपको एक इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बताया था, U = 3/2 kT। ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है बच्चा, टेम्परेचर पे। यानी इंटरनल एनर्जी को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप इस सिस्टम में यहाँ से इस पाथ के जरिए इधर पहुँचे हैं या इस पाथ के जरिए इधर पहुँचे हैं। बस आप अगर इस पॉइंट पर पहुँचे हैं तो इसकी इन दोनों पाथ तो देखिए अलग है दोनों दोनों में केस में, लेकिन दोनों की इनिशियल और फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, सेम है। तो यानी दोनों का जो फाइनल डेस्टिनेशन पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है। तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों की इस पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या रहेगी, सेम। तो देखें आपने पाथ डिफरेंट अडॉप्ट किए लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। तो स्टेट वेरिएबल्स तो होते ही वही हैं कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो इट्स मीन के जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। यानी जो जिसको हम कहते हैं ना कि किले बदली करने से भैंसें दूध नहीं देती, तो वही बात है कि ये जो रास्ते तब्दील करने से कभी भी इंटरनल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। अब बच्चा सिर्फ हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो होगा किसका कंसेप्ट, कि वो है बच्चा कि इसकी साइन कन्वेंशंस, कि इंटरनल एनर्जी को कब आप पॉजिटिव लिखेंगे, कब आप इसको क्या लिखेंगे बच्चा, नेगेटिव लिखेंगे। तो इसके साथ जो साइन है वो साइन भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो उसको हमने समझना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेरे पास जो सिस्टम था एक, लेट अस सपोज ये एक मेरे पास सिस्टम एक था, और इस सिस्टम का क्या हुआ बच्चा कि पहले इसका टेम्परेचर था लेट अस सपोज कि 100 डिग्री सेल्सियस, और मैंने फिर इसका टेम्परेचर बच्चा 100 के बाद क्या किया कि इस टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज़ किया, और इस जगह पे मैंने इसका टेम्परेचर कर लिया क्या, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज़ किया है। अब टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो इंटरनल एनर्जी पक्की चेंज होगी। तो इस जगह पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी वो लेट अस सपोज U1 है, और यहाँ पे क्या होगी, U2। देखिए टेम्परेचर अगर यहाँ पे एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी थी 2 जूल, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, अभी हमने फार्मूले के जरिए देखा है। तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेट अस सपोज वो कितनी हो गई है, 4 जूल। ठीक हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे देखे ना इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, तो चेंज होने को हम क्या लिखते हैं, डेल यू। और ये चेंज कितनी हुई है, अब आपसे मैं पूछूंगी ये कितनी चेंज हुई है, तो आप एकदम मुझे बताएंगे कि इसकी चेंजिंग हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी हुई है, 2 जूल की। वो 2 जूल आपको कैसे पता चला, आपने 4 माइनस क्या किया, 2 किया, तो आपको पता चल गया कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है 2 जूल। ठीक हो गया। इसी तरह से डेल यू इज इक्वल टू, देखें 4 क्या था, 4 को तो मैं U2 कहा हुआ है, तो 4 की जगह लिखूंगा U2, दरमियान में कौन सा सिंबल है। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि अगर हम इस बॉडी का टेम्परेचर 100 से क्या कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, तो देखें ना अभी हमने देखा है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो लेट अस सपोज यहाँ पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी उसको मैं U1 कहा हुआ था, तो ये थी मेरे पास 2 जूल, और यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी लेट अस सपोज U2 कहा हुआ था, और ये हो गई मेरे पास 4 जूल। तो अब देखें कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। अब आपसे मैं पूछूंगा कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो आप कहेंगे कि डेल यू का फार्मूला लगाएं। तो डेल यू क्या होता है कि U2 - U1, और हेयर U2 क्या है हमारे पास, वो है 4, और U1 क्या है, ये देखें 2, और इसका आंसर क्या आएगा, 2 जूल। अब ये जो 2 जूल आया है ना, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये पॉजिटिव आया है। तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव क्यों आई है, क्योंकि इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ से हमने एक साइन कन्वेंशन में पहला रूल हमने यहाँ पे ये बनाया कि जब भी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, उस वक्त जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और हम फिज़िक्स में, थर्मोडाइनमिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। यानी ये जो यू की वैल्यू है ना, एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर आप मुझसे कहें कि इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करके बताएं तो मैं नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा रूल ये है कि क्या हम अगर इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है।
कैसे हो सकती है कि यही जो हमारे पास सिस्टम था, इसमें मैं क्या करता हूँ कि पहले मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। तो पहले मैंने टेम्परेचर को लेट अस सपोज कि 100 था और 100 डिग्री सेल्सियस से मैंने 200 किया, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि टेम्परेचर को 100 से मैं चेंज करके 50 पे लेके आता हूँ। तो अब आप देखें कि जब टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है, तो इस केस में डेफिनेटली अगर पहले इंटरनल एनर्जी थी U1, लेट अस सपोज अगर वो पहले 2 जूल थी, तो अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। ये देखिए इस इक्वेशन में जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो डिक्रीज़ होके जो U2 होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास से 1 जूल, क्योंकि 2 से कम आनी चाहिए ना। अब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या होगा, U2 माइनस U1। और देखिए U2 क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस U1 क्या है हमारे पास 2। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर इस केस में अगर आप देखें तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 जूल। ठीक हो गया। तो ये -1 जूल हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आंसर आ गया। अब ये जो -1 जूल है, इसको अगर आप देखें तो ये नेगेटिव है, और यहाँ पे इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या, ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस केस में हमने टेम्परेचर को क्या किया था, डिक्रीज। तो यहाँ से देखिए हमारे पास साइन कन्वेंशन का जो दूसरा रूल आया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम। ठीक हो गया। अब देखिए ना, नेगेटिव आप थोड़ा सा फ्लेवर भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव तो चीज़ों को डिक्रीज का ही फ्लेवर देना चाहिए ना, तो इसलिए वो मैथमेटिकली भी यही प्रूव हुआ है। अब ये दूसरा रूल, और तीसरा रूल ये है कि अगर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को चेंज ही नहीं करते, यानी पहले भी टेम्परेचर मेरे पास कितना था, 100 था, और अब भी मैंने क्या किया कि टेम्परेचर को मैंने 100 डिग्री सेल्सियस ही रखा। तो अगर यहाँ पे U1 2 जूल थी तो इधर भी टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में ये देखिए कि जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो तब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो इस केस में ये देखें कि U1 अगर मेरे पास लेट अस सपोज कि 2 जूल है, तो फिर U2 भी क्या होगा हमारे पास, 2 जूल ही होगा। तो अब इस केस में अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करूँ तो डेल यू क्या हो जाएगा, वही फार्मूला U2 माइनस U1। तो U2 क्या होगा हमारे पास 2, और U1 भी हमारे पास क्या होगा 2, और ये क्या आ जाएगा 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आएगी जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इस पता है इस कंसेप्ट से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। तो ये यहाँ तक का कंसेप्ट था। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।